नमस्ते। स्वागत है आपका P2 चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है घर पे अच्छे ही होंगे। कोरोना में घर पे रहिए, सतर्क होकर रहिए। एक चीज और, कुछ लोग बोल रहे थे कि बोर्ड पे छोटा छोटा लिखा हुआ रहता है, तो छोटा छोटा लिखा हुआ रहता है तो एक काम आप कर सकते हैं। हाँ, वीडियो स्टार्ट होने के 3-4 सेकंड पहले तक के जो है ना, बोर्ड सिर्फ दिखता है, हम 3-4 सेकंड या 2 सेकंड बाद आते हैं। तो आप क्या कीजिए कि आपको छोटा छोटा लिखने में लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, तो पहले आप क्या कीजिए ना कि उस समय मोबाइल का पिक्सल बढ़ा दीजिए 720 या 1020 के आसपास में, जो भी होता है 700 के आसपास में पिक्सल कर लीजिए। वो जो वीडियो क्वालिटी नहीं होता है चेंज करने वाला, वहां पे जाके 720 कर दीजिए और उसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर जूम करके देखिए, आपको पूरा क्लियर दिखाई देगा। उसके बाद फिर वीडियो देखिए। तो कल के क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखे थे, क्या उसका जीवन यापन का स्वरूप था, वहाँ का विशेषताएं क्या थी, आर्थिक प्रक्रिया किस तरह से चलता था। अब उसके बाद हम लोग हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन देखेंगे। एक चीज और, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उम्मीद कीजिएगा। ये जितना बोर्ड पे लिखवाया हुआ है, जो आज आप लोग को हम समझाएंगे, इतना से ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 99% क्वेश्चन, 90 से एबव देन क्वेश्चन जो है, सिर्फ आज के क्लास अगर कोई बच्चा करता है ना सिंधु घाटी सभ्यता का, तो यहीं से फैक्ट सारे पूछे जाएंगे। हम कोशिश किए है कि पूरा फैक्ट को जो है एग्जाम में जो पूछा जाता है उसको कलेक्ट करें। तो चलते हैं आगे, हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन। आप लोग को बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता इतना वैज्ञानिकता लिए हुए है ना कि वहां का हर एक प्रक्रिया ही जो है बहुत ही ऊंचे दर्जे का है, उच्चतम क्वालिटी का हर चीज हम लोग देखे भी। उनका जीवन यापन का स्वरूप देख लगा, उनका जैसे नगर नियोजन की जो प्रक्रिया थी, कैसे नालियों को ढकते थे, है ना, कैसे सड़कें हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो उसी तरह से इनका धार्मिक जीवन भी जो है ना बहुत हाई क्वालिटी का है। लेकिन समस्या क्या है कि इनके धार्मिक जीवन का क्या स्वरूप था ना, हम लोग को पता नहीं चल पाता है। कैसे नहीं पता चल पाता है, देखते हैं। तो हड़प्पाई लिपि जो है नहीं पढ़ी गई है। आपको पहले क्लास में बताया था ना कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल एज। प्री हिस्ट्री कहते हैं कि जिसमें पूरा तात्विक साक्ष्य नहीं मिलता है, अनुमान के आधार पर जो है उसको अनुमान किया जाता है, अनुमानित किया जाता है। फिर आपको हम बताए थे प्रोटो हिस्ट्री में कि पुरातात्विक साक्ष्य और लिपि मिला है, लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। तो लिपि को नहीं पढ़े जाने के कारण, देखिए, प्री हिस्ट्री में लिपि मिलता ही नहीं है, प्रोटो हिस्ट्री में लिपि मिलता है तो उसको पढ़ा नहीं जा सका है, और हिस्टोरिकल एज जो वैदिक पीरियड से शुरुआत होता है उसमें लिपि मिलता ही है और पढ़ा भी जाता है। तो चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि नहीं पढ़ी जा सकी है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है भाई, तो आद्य ऐतिहासिक यानी प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। तो हड़प्पाई लिपि नहीं पढ़े जाने के कारण यहाँ का जो धर्म निर्धारण जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर वर्तमान परंपरा से की गई है। ठीक है, जैसे किसे आपको हम बताया था कि अग्नि कुंड मिलता है, तो अग्नि कुंड में जो है जानवर का हड्डियां मिलता है। तो जानवर का हड्डियां मिलने से हम लोग क्या अनुमान करते हैं भाई कि हो न हो सिंधु घाटी सभ्यता में भी बलि प्रथा जैसा कोई स्वरूप जो है उस समय विद्यमान थी। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई भवन या मूर्ति नहीं मिला है जिसे मंदिर या देवता के रूप में पहचान की जा सके। ठीक है, कोई पूछा भी जाता है कि क्या सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी धर्म के दृष्टिकोण से, हिंदू था, सनातन धर्म को फॉलो करता था, मुस्लिम या इस्लाम धर्म को फॉलो करता था, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करता था, कैसा भाई। तो सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में हमें किसी तरह का कोई जानकारी नहीं मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई इमारत नहीं मिला है जिसको हम या तो चर्च कह सके, या तो मस्जिद कह सके, या तो मंदिर कह सके। ठीक है,
मोहनजोदड़ो के निचली स्तर की इमारत में एक बिना मूंछ के दाढ़ी वाला पुरुष की आकृति का एक मूर्ति मिला है, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति जिसका मूर्ति मिला है उसका मूंछ नहीं है और दाढ़ी है। तब कुछ विद्वानों के द्वारा ना उसको पुरोहित कहा गया है। जैसे हिंदू धर्म के पुरोहित कैसे होते हैं, पंडित होते हैं, मुस्लिम धर्म में पुरोहित जो होते हैं मौलाना होते हैं। तो उसी तरह से जो है वो दाढ़ी वाले पुरुष की आकृति को कुछ विद्वान द्वारा पुरोहित स्वीकार किया गया है, लेकिन निश्चितता पूर्वक कुछ नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता है भाई? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि नहीं पढ़ी जा सकती है। आप लोग तो तेज है ना, ठीक है। तो माना जाता है कि हड़प्पाई लोग जो है जल की पवित्रता में विश्वास करते थे। इसका क्वेश्चन पूछेगा कि किसकी पवित्रता में विश्वास करते थे, तो जल की पवित्रता में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं जो विश्वास करते थे। मातृ देवी की उपासना हड़प्पा में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, क्योंकि यहां जितनी मूर्तियां मिली है उनमें स्त्रियों की संख्या अधिक है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ना मातृसत्तात्मक सत्ता वहां पर था। कैसे था, वर्तमान के एग्जाम्पल लेके आपको हम चलाते हैं, समझाते हैं। आज भारत में कितनी जो स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाएं ने कुर्बानी दी थी, उसमें कितना का फोटो आप देखते हैं मूर्ति बना हुआ। लेकिन महापुरुष लोग का तो देखते हैं, गांधी जी का देखते हैं, पटेल का देखते हैं, उसके बाद में आपका जो है क्या बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस का देखते हैं, महात्मा गांधी का देखते हैं। लेकिन लक्ष्मीबाई का मूर्ति बना हुआ है, लेकिन कितना बना हुआ है, ज्यादा नहीं ना बना हुआ है। क्यों? तो अभी वर्तमान समय में जो भारत की जो सत्ता है, समाज है, जो पितृसत्तात्मक समाज है। क्यों भाई? तो अभी जो मूर्ति मिल रहा है उसी के आधार पे हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि अभी पितृसत्तात्मक है, इसीलिए पुरुषों की मूर्ति अधिक बनाई गई है। तो उस समय का जो मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता का जो मिल रहा था ना, जिसमें महिलाएं का ज्यादा मूर्ति मिलता है, उनका ज्यादा आकृति मिलता है, तो हम लोग अनुमान आज के आधार पे करते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज है कैसा समाज था भाई? तो मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक है। अब आगे करते हैं। यहां कई स्थलों से खासकर हड़प्पा से मिली एक मूर्ति से एक स्त्री के पेट से एक पौधा को निकले हुए दिखाया गया है। इसे कुछ विद्वानों के द्वारा पृथ्वी देवी स्वीकार किया गया है। मतलब जो पृथ्वी देवी, कहने का मतलब ये हुआ ना कि एक मूर्ति मिला है, सॉरी एक मुहर मिला है। उस मुहर में जो है एक स्त्री का फोटो है और स्त्री के पेट से एक पौधे को दिखाई दे रहा है कि जस्ट जो है वो अंकुर के जो है तैयार हो रहा है। तो उसको कुछ विद्वानों के द्वारा जो है पृथ्वी देवी की संज्ञा दी गई है, जो वनस्पति का देवता वगैरह उस समय माने जाते होंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, मोहनजोदड़ो से मिली एक सील, सील मतलब मुद्रा। तो सील पर एक पुरुष आकृति की योगासन की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। इसे कुछ विद्वानों द्वारा पशुपति शिव बताया गया है। जैसे देखिए मोहनजोदड़ो में जो है एक मुद्रा पर एक योगी का चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो अब जो विद्वान है ना, आधुनिक विद्वान जो हैं, उसको वर्तमान किस तरीके से देख रहे हैं कि जैसे अभी हम लोग जो शंकर शिव का, पशुपति शिव का जो फोटो देखते हैं, वो भी तो योगी की अवस्था में ही जंगल में रहते हैं, सांप लटका हुआ रहता है गले में, और बाघ रहता है अगल बगल में, चीता रहता है, बैल रहता है। तो उसी आधार पर जो है उस योगी के बारे में भी कहा गया है कुछ विद्वानों के द्वारा कि मोहनजोदड़ो के से जो प्राप्त मुद्रा पर जो आकृति योगी का मिलता है, वो योगी कोई और नहीं पशुपति शिव हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कुछ विद्वानों के द्वारा कि सिंधु घाटी सभ्यता में हो न हो पशुपति शिव की पूजा की जाती थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ कई चित्र में वृक्ष के शाखाओं से झांकती हुई आकृति भी मिली है, जिससे वृक्ष पूजा के संकेत मिलते हैं। मतलब जो वृक्ष है ना, वृक्ष के टहनियों से कोई आकृति जो है हुलक के देख रहा है बाहर, ऐसा आकृति मिला है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है वर्तमान के आधार पर कि वहां वृक्ष पूजा भी की जाती थी, और वृक्ष पूजा के साथ जो है पशु पूजा भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे।
अभी वर्तमान में कैसे करते हैं, हम बसहा बैल की पूजा करते हैं ना, तो पशु ही हुआ ना, तो उसी तरह से वहां पशु पूजा भी जो है का संकेत मिलता है। ठीक है, अब मृतकों के अंतिम संस्कार में जो है 3 तरह का संस्कार होता था। कौन कौन संस्कार होता था भाई, तो पूर्ण समाधान, जैसे इस्लाम धर्म में कैसे होता है, इस्लाम धर्म में वो क्या जो डेड बॉडी होता है उसको जमीन में खद के दफन किया जाता है, वही हुआ पूर्ण समाधान। 100 विसर्जन, मतलब नदी में किसी क्या जो डेड बॉडी है उसको बहा दिया जाता था। और तीसरा है दाह संस्कार, मतलब मृतकों का जो वहां पर अंतिम संस्कार किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में 3 तरह के प्रमाण मिलते हैं। कौन कौन प्रमाण मिलते हैं भाई, तो पूर्ण समाधान का मिलता है, मतलब जिस तरह से इस्लाम धर्म में भी वर्तमान में और क्रिश्चियन में है। दूसरा है जो भाई शव को विसर्जित कर दिया जाता था नदी में। और तीसरा जो है दाह संस्कार, मतलब उसको जलाया जाता था। ठीक है, लेकिन मृतकों का दाह संस्कार का प्रचलन सिंधु घाटी सभ्यता में ज्यादा थी, मतलब अंतिम संस्कार का तीनों लक्षण वहां पर दिखाई देता है सिंधु घाटी सभ्यता में, लेकिन जो दाह संस्कार वाला जो काम होता है वो मतलब जलाने वाला डेड बॉडी को, वो सिंधु घाटी सभ्यता में उसके प्रमाण अधिक मिलता है। ठीक है, अब अगला देखते हैं कि यहाँ का कब्रिस्तान का निर्माण बस्तियों से दूर की जाती थी। कालीबंगा से मिले एक कब्रिस्तान को इस तरह से बनाया गया था कि कब्रिस्तान से बहने वाली हवा रिहायशी इलाकों तक न पहुंचे। इतना ही नहीं, यह भी व्यवस्था की गई थी कि बाढ़ की स्थिति में पानी रिहायशी इलाकों से होते हुए कब्रिस्तान तक पहुंचे। ऐसी व्यवस्था स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को दिखाता है। मतलब ये हुआ कि कालीबंगा से प्रमाण इस तरह से कब्रिस्तान मिला है कि कब्रिस्तान का निर्माण इस तरह से किया गया था ना कि कब्रिस्तान के आसपास में जो हवा बहता था वो हवा बहते हुए बस्ती में मत आ जाए, मतलब जो नगर बस्ती कालीबंगा का था वहां तक ना आ जाए। और दूसरा व्यवस्था इस तरह से किया गया था, नगर को इस तरह से बसाया गया था और कब्रिस्तान का निर्माण इस तरह से किया गया था कि अगर कालीबंगा में या सिंधु घाटी सभ्यता के नगर में बाढ़ की स्थिति बनती है तो सबसे पहले बाढ़ का पानी है ना जो नगर बस्ती में आए और नगर बस्ती से होते हुए कब्रिस्तान में जाए। मतलब क्या होगा कि कब्रिस्तान का हवा नहीं आ पाएगा नगर बस्ती में, कब्रिस्तान का पानी नहीं आ पाएगा नगर बस्ती में। ये किस चीज को दिखाता है, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता। हम बताए थे ना कि स्वास्थ्य के प्रति इतना जागरूक वो लोग थे कि जो नालियों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ है उसको ढक कर रखा जाता था। यानी ये सब चीजें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता दिखाता है, जागरूकता दर्शाता है। और इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसका कहानी समाप्त हो गया। अब मेन चीज जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्रश्न पूछे जाते हैं कहानी से, जो फैक्चुअल चीज है वो आप निकाल लीजिएगा। और अब हम फैक्चुअल चीज आपको करवा रहे हैं। तो क्या क्या है भाई, तो पहला है देखिए सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। कैसा ऐतिहासिक सभ्यता है भाई, तो प्रोटो हिस्ट्री है। ठीक है, और इसका काल जो है 350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का काल का जो निर्धारण हुआ है वो 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक माना गया है। सिंधु घाटी सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है भाई, तो ग्रामीण सभ्यता नहीं है, नगरीय सभ्यता है। और इसका विस्तार जो है त्रिभुजाकार है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो भौगोलिक विस्तार है वो कैसा है, त्रिभुजाकार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे अधिक खुदाई भारत में गुजरात में किया गया है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो साक्ष्य मिलता है वो यूपी से भी मिलता है, राजस्थान से भी मिलता है, हरियाणा से भी मिलता है, कश्मीर से भी मिलता है, महाराष्ट्र से भी मिलता है, गुजरात से भी मिलता है और 1-2 राज्य से मिलता है। लेकिन इन राज्यों में सबसे अधिक खुदाई अगर कहीं पर होता है तो गुजरात में होता है। ये सब प्रश्न जो है ना सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब रटिए तो रटने में मजा आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को तांबा,
कांसा, सोना और चांदी का ज्ञान था। कौन कौन धातु का भाई? तो तांबा का, कांसा का, सोना का और चांदी का। पूछता है क्वेश्चन कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान था? तो कौन कौन धातु का ज्ञान था? तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी का ज्ञान था। लोहा का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान नहीं था। लोहा वैदिक काल में आता है, श्याम अयस्क के नाम से, तो आगे हम लोग देखेंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्रण नहीं मिलता है, लेकिन बैल, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का वर्णन मिलता है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता है ना, पूछता है, जैसे देखिए कुबर वाला बैल सिंधु घाटी सभ्यता में उसका खूब चित्र मिलता है। उसका कहीं कहीं पर पूजा का भी प्रमाण मिलता है, मतलब उसको पूजा किया जाता था, पशु पूजा किया जाता था। लेकिन कुबर वाला बैल का ही फोटो मिलता है, मतलब आकृति मिलता है, और बिना कुबर वाला बैल का भी आकृति मिलता है। लेकिन एक भी आकृति ऐसा नहीं मिला है सिंधु घाटी सभ्यता में जो गाय को इंट्रोड्यूस करे। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में गाय का प्रमाण मिलता है। अरे बैल होगा तो गाय भी तो होगा ना, लेकिन गाय का जो फोटो है, जो गाय का जो आकृति है, वो उसका प्रमाण कोई मुहर पर या मृदभांड पर बने आकृतियों पर नहीं पाया जाता है। ठीक है। और कौन कौन पशु का वहां प्रमाण मिलता है भाई? तो बैल का मिलता है, हाथी का मिलता है, गैंडा का मिलता है, बाघ का मिलता है, हिरण का मिलता है और भेड़ का मिलता है। सैंधव सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों हो भाई? क्योंकि कांसा का विकास इस युग में हो गया था और लोग कांसा का प्रयोग ज्यादा करते थे, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता इसको कहा गया है। यहाँ के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा धातु जो थोड़ा देर पहले आपको बताए थे। अगला फैक्ट है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर जिस पर योगी की आकृति बना है, उसकी तुलना पशुपति शिव से की गई है। ठीक है, अभी बताया था ना कि एक योगी मिला है, तो कहां से उस योगी का आकृति मिला है जिसकी तुलना पशुपति शिव से किया गया है? तो मोहनजोदड़ो से वो आकृति मिला है। उस आकृति के दाईं ओर, मतलब जो योगी का आकृति मिला है उसके दाईं ओर बाघ और हाथी, एकदम बिल्कुल फैक्चुअल चीज है कि जो पशुपति शिव का मूर्ति जो है या योगी का मूर्ति जो है वहां से मिला है। कहां से? सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो से जो मिला है उसके दाईं ओर किस पशु का है भाई? तो बाघ और हाथी का है। और बाईं ओर किसका है भाई? तो गैंडा और भैंसा का है। इसके अलावा योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख हैं। जो योगी का चित्र मिला है उसका कितना मुख है भाई? तो 3 मुख हैं। अब आगे देखते हैं, इस सभ्यता की मुहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है, मतलब एक सींग वाला कोई पशु है। जैसे सिंधु घाटी से वैदिक सभ्यता में हम लोग कैसे देखते हैं कि किस नदी का सबसे ज्यादा बार उल्लेख है, तो उसी तरह से सिंधु घाटी सभ्यता के मुद्रा या मृदभांड पर जो बने चित्र हैं उस पर कौन सा पशु का सबसे ज्यादा अंकन किया गया है चित्र का? तो एक सींग वाला पशु है, एक श्रृंगी पशु है। उसके बाद दूसरा नंबर पर आपका कुबर वाला बैल आता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का लिपि कैसी लिपि है भाई? तो भाव चित्रात्मक लिपि है। पूछता है क्वेश्चन डायरेक्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी मानी गई है? तो भाव चित्रात्मक मानी गई है। आगे देखेंगे, मेसोपोटामिया सभ्यता के अभिलेखों में मिला शब्द मेलुहा सिंधु सभ्यता के लिए है। इसके समकालीन सभ्यता बताया था ना, मिस्र का सभ्यता हो गया, मेसोपोटामिया का सभ्यता हो गया। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को चूंकि वहां का लिपि को पढ़ा जा सका है और वहां के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में वर्णन मिलता है और वहां के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? तो मेलुहा शब्द से नाम से जाना जाता है। इस तरह से आपका फैक्ट खत्म हुआ। अब अगला फैक्ट चलते हैं कि किस जगह से हमें किस चीज का साक्ष्य मिलता है। एकदम रट जाइए, इस साइड का जितना चीज है ना एकदम जुबान पर होना चाहिए एकदम से। तो लोथल से देखते हैं भाई क्या क्या मिलता है। लोथल से गोदीबारा मिलता है, यानी गोदीबारा को बंदरगाह कहते हैं।
युगल समाधान मिलता है, मतलब जो इस्लाम या क्रिश्चियन में जो शव को गाड़ने का, जमीन में खद कर गाड़ने का प्रक्रिया युगल समाधान। युगल समाधान का मतलब कि दो बॉडी को एक साथ मिला है। तो पता है इससे किस चीज का अनुमान किया जाता है कि न हो उस सभ्यता में सती प्रथा का कोई रूप होगा। सती प्रथा में कैसे पति मर जाता था तो पत्नी को भी साथ चिता पर रख के जलाया जाता था। तो चूंकि एक साथ पति पत्नी दोनों का डेड बॉडी मिलता है, युगल समाधान मिलता है लोथल से, तो सती प्रथा का भी मूल्यांकन किया था। और क्या मिलता है भाई लोथल से? तो अन्न पीसने की चक्की मिलता है, फारस की मुहरें मिलती है, नाव का साक्ष्य मिलता है, एक चित्रित मिडभांड पर अंकित चित्र जो पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी जैसी है। और उसके बाद और लोथल से क्या मिलता है? तो यहाँ का जो घर के दरवाजा है वो सड़क की ओर खुलता है। इतना चीज लोथल से मिलता है। अब देखते हैं बनावली से क्या मिलता है भाई। तो बनावली से पक्की मिट्टी के हल का मॉडल मिलता है। ये सब कुछ चीज जो है आपको उधर करवा भी दिए हैं। आगे देखते हैं कालीबंगा से हमको क्या मिलता है भाई। तो जूते हुए खेत का निर्माण, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। नकाशीदार ईंट मिलता है। देखिए ईंट जो है ना, तीन तरह के सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है। एक वर्गाकार ईंट भी मिलता है, नकाशीदार ईंट भी मिलता है, और जो सामान्य ईंट आज के डेट में प्रयोग हो रहा है वैसा ईंट भी मिलता है। तो नकाशीदार ईंट जो है कहां से मिलता है भाई? तो कालीबंगा से मिलता है। रंगपुर से क्या क्या मिलता है भाई? तो धान की भूसी मिलता है, प्राक हड़प्पा, हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा, तीनों का अवशेष। आपको दिल्ली एक वीडियो बताया था ना, पहला वीडियो, उसमें बोले थे ना कि दिल्ली में मान लिया कि भूकंप आ जाए, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा वहां का धरती, फिर वहां पर जीवन विकास होगा, फिर भूकंप आ जाएगा तो फिर प्लेन हो जाएगा, फिर जीवन विकास होगा। तो जब बहुत साल बाद खुदाई होगा तो वहां के नीचे जो है जाएगा तो पहले कि इसके पीछे वाला भूकंप का जो है वहां का साक्ष्य मिलेगा, और अंदर खुदाई करेगा तो उससे पहले वाला भूकंप में जो चीज दब गया था वो मिलेगा। तो इसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता को तीन भाग में बांटा गया है। एक बांटा गया है आपका प्राक हड़प्पा, हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। तो रंगपुर से जो है तीनों हड़प्पा का साक्ष्य मिलता है, प्राक हड़प्पा का भी मिलता है, हड़प्पा का भी मिलता है और उत्तर हड़प्पा का भी मिलता है। अब देखते हैं मोहनजोदड़ो से क्या मिलता है। तो मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त मुहर में योगी पशुपति शिव मिलते हैं, दूसरा सूती वस्त्र मिलता है, तीसरा हमको कुबर बैल की आकृति वाली मोहर मिलती है, चौथा जो है कांसे की नर्तकी मिलती है जिसको नटराज की मूर्ति भी कहा गया है, फिर पांचवा जो है पुजारी की घर वाली मूर्ति मिलती है, पुजारी की धर वाली मूर्ति, यानी जो नहीं बोले थे कि एक पुजारी है जिसका मूछे नहीं है, सिर्फ दाढ़ी है, उसको पुरोहित कहा गया है, तो मोहनजोदड़ो में ही मिलता है ना। उसके बाद क्या मिलता है? अन्नागार। अन्नागार मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से मिलता है, उसका नाम है अन्नागार। उसके बाद और क्या मिलता है भाई? बृहद स्नानागार मिलता है। तो ये हो गया मोहनजोदड़ो का। अब चामुंड्रो का देखते हैं क्या क्या मिलता है भाई। तो वर्गाकार ईंट मिलता है, एक दीवार के ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान है, मतलब दीवार बना हुआ है और दीवार पर बिल्ली आगे भाग रही है, पीछे से कुत्ता उसको खरीद रहा है, तो पंजे का उसका जो निशान है ना, बिल्ली और कुत्ता दोनों का, वो मिला है आपका कहां से भाई? तो आपका मिला है चामुंड्रो से मिला है। और क्या मिला है भाई? तो कांसा का बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी वाला खिलौना मिला है। बैलगाड़ी देखे हैं? बैलगाड़ी दो तरह का होता है, वो दो बैलगाड़ी को खींचता है, और एक वो जो बैलगाड़ी रहता है जो एक के बैल खींचता है, तो एक वो जो बैल खींचता है बैलगाड़ी को, उसको इक्का कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से बैलगाड़ी का भी मतलब दो बैल खींचने वाला भी जो रथ मिलता है, दो बैल खींचने वाला जो बैलगाड़ी होता है और एक बैल खींचने वाला बैलगाड़ी जो होता है, उसका कांसा का खिलौना मिला है। कहां से मिला है खिलौना भाई? तो आपका चामुंड्रो से मिला है। अब देखते हैं हड़प्पा से क्या क्या मिला है। तो हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह, जो लक्ष्मी पूजा में जो स्वास्तिक चिन्ह नहीं बनाते हैं, वही चिन्ह जो है हड़प्पा से मिलता है। एक श्रृंगी पशु जो है, एक सिंह वाला पशु, जो अभी बताया था कि सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में अगर किसी चीज का चित्र मिलता है, किसी जानवर का अगर मतलब मुहरों पर आकृति मिलता है या मृदभांड पर, तो एक श्रृंगी वाला पशु है। और दूसरा नंबर में किसका मिलता है? तो कुबर वाला बैल का मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। उसके बाद और देखते हैं भाई, तो लोथल और चामुंड्रो दोनों जगह से मनके बनाने की कारखाना मिला है। मनके बनाने की कारखाना का मतलब हो गया माला बनाने की कारखाना मिला है।
उसके बाद आगे देखते हैं, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। रंगपुर और लोथल से क्या मिला है भाई? तो चावल का दाना मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा, यहां से घोड़े का साक्ष्य मिला है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कहा गया है इनके बारे में कि इनको घोड़े के बारे में जानकारी नहीं था, लेकिन आपका मोहनजोदड़ो और सुरकोटदा से जो है घोड़े का साक्ष्य मिलता है। तो ये हो गया फैक्ट। अब एक चार्ट है, पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में ये जो वस्तु है कहां से आयात होता था। नहीं, हम लोग पढ़े थे उसका आर्थिक जीवन में कि सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ऐसे उद्योग धंधे हैं जिसमें जो कच्ची सामग्री होती थी उसका उत्पादन जो हुआ, उसका जो खनिज संसाधन जो है सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं नहीं मिलता है। लेकिन चूंकि उस वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो कच्चा माल तो कहीं से आता होगा। तो हम लोग क्या अनुमान किया था भाई, देखिए विदेशी व्यापार भी इनका था। तो विदेशी व्यापार कहां कहां से था और कौन सी वस्तुएं आयातित होती थी वो देखते हैं। तो आयातित होने वाले वस्तु एवं उसके प्राप्ति के स्थान है तांबा। तांबा जो सिंधु घाटी सभ्यता में है खेतरी से मंगाया जाता था। खेतरी राजस्थान का क्षेत्र था। और कहां से भाई? तो बलूचिस्तान से। लाजबर्द, लाजबर्द है जो एक पत्थर होता था, इसको बदख्शां से मंगाया जाता है। बदख्शां जो है अफगानिस्तान का क्षेत्र है। फिरोजा और टीन, फिरोजा और टीन जो है ईरान से मंगाया जाता था। उसके बाद है सीसा, सीसा अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। शिलाजीत, शिलाजीत एक औषधि है, तो ये औषधि जो है आपका हिमालय से मंगाया जाता था। गोमेद, गोमेद एक पत्थर है जो आधे रत्न जो है हम लोग पहनते हैं, तो गोमेद है गुजरात से मंगाया जाता था। चांदी, चांदी आपका पढ़े भी हैं अभी पहले कि अफगानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था। फिरोजा जो है फारस से भी मंगाया जाता था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे हड़प्पा कालीन नगर जो है किन नदी के किनारे बसा हुआ था। तो आपका हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। रोपर जो है सतलज नदी के किनारे बसा हुआ था। सुतका कोह जो है सादी कौर नदी के किनारे बसा हुआ था। रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे बसा हुआ था। बनावली जो है सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था। आमरी जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ था। सुतका गेंडोर जो है दास नदी के किनारे बसा हुआ था। आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। कोट दीजी जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। चामुंद्रो जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ था। दायमाबाद जो है प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ था। और राखी गढ़ी भी जो है घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ था। तो अब हम लोग देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है इतना उन्नत सभ्यता था, तो इसका पतन कैसे हो गया। तो पतन के बारे में जो विभिन्न विद्वान है अपना विभिन्न तरह के तर्क रखते हैं। ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बोला गया है कि उसका जो पतन जो है जलवायु परिवर्तन के कारण हो गया। कैसे जलवायु परिवर्तन के कारण डायनासोर जो है विलुप्त हो गया, तो उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के जलवायु परिवर्तन, अधिक गर्मी अधिक ठंडा हो गया होगा। इसी कारण से वहां के जो लोग हैं, ये जो समाज था, ये जो सभ्यता था, उसका पतन हो गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण और विद्वान का नाम जानते हैं भाई। तो जलवायु परिवर्तन जो है आरएल अस्टाइन कहता है क्या कि जलवायु परिवर्तन से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। भूतात्विक परिवर्तन मतलब भूकंप के द्वारा सिंधु घाटी का विनाश हुआ है, ये कहता है तो एमआर साहनी कहता है। प्राकृतिक आपदा और महामारी से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है, यह कौन बोलता है भाई? तो कैनेडी मैके और जॉन मार्शल बोलते हैं क्या कि प्राकृतिक आपदा या किसी बीमारी या महामारी से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया है। बाढ़ से पतन हो गया है सिंधु घाटी सभ्यता का, यह कौन बोलता है भाई? तो मैके और मार्शल बोलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का, सॉरी थोड़ा देर पहले अभी कुछ गलत बोल दिए थे, मतलब फिर से करते हैं कि प्राकृतिक आपदा और महामारी जो है कैनेडी बोलता है, सिर्फ कैनेडी बोलता है क्या कि किसी बीमारी से सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पतन हो गया था। बाढ़ से पतन हो गया है भाई, ये क्या बोलता था? तो मैके और जॉन मार्शल। आर्यों के आक्रमण मतलब आर्य लोग आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता को पतन किए थे, ये कौन बोला था भाई? तो गार्डन चाइल्ड बोलता है। ठीक है,
और व्हीलर भी बोलता है क्या कि आर्यों के आक्रमण के कारण जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया है। और प्रशासनिक स्थिरता मतलब प्रशासन वहां का जो है तरीका से काम नहीं कर रहा था, इसी चलते सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है, तो ये बोलते हैं जॉन मार्शल। लेकिन सर्वमान्य मत क्या है भाई, तो जलवायु परिवर्तन मतलब आरएल आइंस्टाइन साहब का कथन जो है वो कई विद्वानों के द्वारा जो है उसको मान लिया जाता है। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा चैप्टर खत्म हो गया। अगले वीडियो में हम वैदिक सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो आप पूरा बढ़िया से इसका फेयर कॉपी बनाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते, जय हिंद।